हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कैंपस। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम जेटेड 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश का। हम पिछले साल जो भी जेटेड का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछली कक्षा में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरह से व्याख्या कर चुके थे, जो कि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज हम 16 से 30 तक का क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अच्छी तरह से बने रहें और चलिए देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में क्या दिया है। रीड द पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एक पोएट्री दिया गया है, वो जो है इससे पहले आपको अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर जो दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया है 16 नंबर और 17 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, उसको मतलब करना है। चलिए क्या लिखा है। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे द स्टेज डिम नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। तो ये हमारा पोइट्री था। अब चलिए ये जो पोइट्री है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, जो कि पोइट्री का इसका नाम है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये पोइट्री ICSE बोर्ड के जो क्लास 10 के जो है उन्हीं किताब से लिया गया है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो जेटेड का एग्ज़ाम जो है वो भी ICSE बोर्ड को फ्लो कर रहा है और उसी से मतलब जो रिलेटेड एक पोइट्री है उसको दे दिया है। अब चलिए इसका हम हिंदी रूपांतरण करते हैं। देखिए, इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आकाशगंगा में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, ठीक उसी तरह से कॉन्टिन्यूसली डेफोडिल्स का स्टेज हो रहा था। अब देखिए डेफोडिल्स क्या है। डेफोडिल्स जो है एक प्रकार का फूल है जिसका साइंटिफिक नेम नरगिस होता है, यानी कि नरगिस का फूल। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था, डेफोडिल्स का स्टेज हो रहा था और मानो ऐसा लग रहा था कि उनका कोई अंतिम लाइन नहीं है। अर्थात जो है लेखक जिधर भी देखता है उधर ही डेफोडिल्स उसे दिखाई देता है, जैसे कि मिल्की वे के हर किनारे में तारे हो। आप जानते हैं मिल्की वे क्या है। मिल्की वे हमारा एक आकाशगंगा का नाम है, ठीक है, जहाँ हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि मैं एक ही नज़र में, यहाँ लिख रहा है ना कि 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस, यानी कि मैं एक ही नज़र में 10,000 डेफोडिल्स का झलक देख पा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ वे नाच रहे थे। ठीक है, तो यही था इस पोएट्री का जो हिंदी रूपांतरण। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को जानते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मिल्की वे मीन्स, यानी कि मिल्की वे का मतलब क्या है। इसमें जो पोएट्री में जो मिल्की वे जो आया हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रिवर ऑफ मिल्क। बी नंबर हैविंग एसोसिएट विथ नेचर। सी इजी वे टू मूव, या फिर डी द स्पाइरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दी स्पाइरल गैलेक्सी, ये क्या है, एक स्पाइरल टाइप का गैलेक्सी है, यानी कि आकाशगंगा है, जो मतलब क्या है हमारा सोलर सिस्टम इसमें मौजूद है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, मीनिंग ऑफ मार्जिन ईच, यानी कि मार्जिन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेस्ट होता है, या फिर ए बॉर्डर, या फिर प्लेजर, या फिर सीनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पी, बॉर्डर होता है। ठीक है, मार्जिन मतलब किनारा होता है, बॉर्डर मतलब भी किनारा होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फेमिन जेंडर ऑफ द निफो इज, क्या होगा। अब इसमें फेमिन जेंडर
के बारे में पूछ रहा है, निपो का, तो हम जानते हैं क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा नीस होता है, ठीक है, नीस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब तक ये पेडोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पढ़िए, ग्रामर शुड बी टॉट बाय, यानी कि ग्रामर को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, बी नंबर देखिए गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, सी आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट। अब यहाँ पूछ रहा है कि ग्रामर को किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनेबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो जो हम पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से अगर हम बच्चों को ग्रामर मुहैया कराया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो क्या हो जाए, ग्रामर सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है मेकिंग लर्नर डू रिटन असाइनमेंट, अगर भाई रिटन असाइनमेंट के द्वारा हम क्या ग्रामर पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये पहले गलत हो जा रहा है। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न रूल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें अगर क्या करें, अगर बच्चों का लिए रूल्स ही अगर पढ़ा देंगे तो क्या होगा, रूल्स ज़्यादा पढ़ाने से क्या होगा, बच्चे उसे अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएंगे। याद तो कर लेंगे, अगर याद कर भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद या फिर वो क्या करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये उसका ठीक आंसर नहीं होगा। अब देखिए गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, अगर आप बच्चों को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे भी रहे हैं तो इसका कोई थोड़ी ना कोई बात है कि सब बच्चा इसको अच्छी तरह से समझ पाएगा, तो उसमें क्या होगा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो जो मतलब सब्जेक्ट में है, जो जो किताब में लिखा गया है, जिस तरह से ग्रामर पढ़ाया जाना चाहिए उसी तरह से अगर आप पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे अच्छी तरह से उसे कर पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, देयर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन इंड्योर, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, यानी आप देखिए इसमें फ्रेज दे दिया है, उसका मतलब आपको समझना है, ठीक है। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है, इंज्यूरी होता है, नेचर होता है, या फिर ह्यूमन नेचर होता है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, ब्लड आपको देख लिए हैं, ठीक है, यानी कि आप समझ लेंगे खून होगा, तो आप क्या कर दीजिएगा, इंज्यूरी को टिक कर दीजिएगा, तो अब यहाँ टिक कीजिएगा, एग्जामिनर आपको वहाँ पर काट देगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन नेचर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फ्लेश एंड ब्लड का जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ल्ड एक्सप्रेस, ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, हर सुबह क्या करता है, चाय पीता है। इसमें देखिए ड्रिंक्स के ऊपर क्या किया, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टेंस इसमें लगा हुआ है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस लगा है, या सिंपल फ्यूचर टेंस लगा है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है। तो इसे हम आराम से देख सकते हैं क्या है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट इज, एक्सेप्ट का क्या है, आपको ऑपोजिट वर्ड निकालना है। एक्सेप्ट का ऑपोजिट क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा, डिजेक्ट होगा, इजेक्ट होगा, या फिर रिजेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट का रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड ट्रबल इज, यानी कि ट्रबल जो है एक वर्ड है, ठीक है, ट्रबल एक वर्ड है, तो उसका एडजेक्टिव इन चारों में से क्या होगा। देखिए ए ट्रबल्स, ट्रबलसम, ट्रैवलर, या फिर ट्रैवलिंग होगा। अब देखिए ट्रैवल जो होता है ना, ट्रैवल एक क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, तो और हमें क्या ढूंढना है, हमें एडजेक्टिव हमें ढूंढना है। अब देखिए ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग भी क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जा रहा है, ये भी वर्ब हो जा रहा है, जो कि बिफोर में आ रहा है, ठीक है, बिफोर हो गया। उस पर क्या है ट्रैवल्स, ट्रैवल्स भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक नाउन में आ जा रहा है, और ट्रैवलर भी हमारा नाउन में आ रहा है, तो उसमें एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने का तरीका मैं आपको बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, बहुत ही जल्द इसके जानने का शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई नाउन है या फिर कोई एडजेक्टिव है। चलिए इसमें से मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं भी अगर देखिए ट्रैवल्स, देखिए अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि ट्रैवल्स और ट्रैवलिंग जो है नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या है कन्फ्यूजन होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में होगा, ठीक है। अब देखिए रूल क्या बोलता है, जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो क्या बोलता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आर हो जाएगा, ई आर, ठीक है, ई आर हो जाएगा, जैसे इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन में आ जाएगा, क्या में आएगा, नाउन में आएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब दूसरा रूल क्या है,
अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में जो है अगर सम वर्ड आ जा रहा है, SOME, ठीक है, SOME, तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से बहुत सारा रूल है, मतलब एडजेक्टिव का भी आपको 10-15 रूल है और नाउन का भी 10-15 है, जिसको आप देख कर आप आराम से पहचान सकते हैं कि जो भी मतलब को जो वर्ड दिया गया है वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है। वो हम बाद में, हम पहला क्लास में हम कर सकते हैं, करेंगे बाद में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ए पुपिल unwilling to learn can be changed by sympathy, financial support, leaving them on their will, या फिर फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिसइंटरेस्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पीपल मतलब क्या हो जाता है, पुपिल मतलब हो जाएगा होता है कोई अभ्यर्थी या फिर शिक्षार्थी। कोई शिक्षार्थी अगर पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको आप क्या करेंगे, सिंपैथी देंगे। बी देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट, सी लिविंग देम ऑन देयर विल, या फिर डी फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ डिसइंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है अगर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपैथी देंगे। देखिए सिंपैथी देने से बच्चे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपैथी बच्चों को नहीं देना है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि बच्चों को हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, यानी कि पैसे उससे देंगे कुछ चीज़ खरीदने के लिए, वो सब चीज़ करेंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन से कोई रिलेटेड ही नहीं है। अब देखिए सी नंबर, लिविंग देम ऑन देयर विल, यानी कि जैसा है बच्चा वैसे ही रहने दो, कोई देखो मत उसको, जो कर रहा है करने दो, पढ़ाई करे तो पढ़ाई करे, नहीं करे तो नहीं करे, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको करना नहीं है। तो लास्ट क्या बच गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए डी में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि बच्चे के जो अरुचि का कारण का हम पता लगाएंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चा किस कारण से जो है पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, फॉर ए गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक इज टू बी, यानी कि अच्छा शिक्षण सामग्री के लिए कौन सा जो चीज़ है वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक पोर्टेबल, यानी कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, या फिर रियलिस्टिक्स, रियलिस्टिक मतलब यह होता है आपका यथार्थवाद, या फिर एक्यूरेट, या फिर एक्सपेंसिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंसिव। ठीक है, सही आंसर एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी कि महंगा नहीं होना चाहिए। कोई भी गुड टीचिंग एड्स के लिए महंगा होना कोई बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड थ्रू, यानी कि आप कोई भी कॉम्प्रहेंशन को अगर पढ़ रहे हैं तो किसके द्वारा आप अच्छी तरह से आप उसको अचीव कर पाएंगे। ऑप्शन देखिए, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि जो है जो लर्नर है जो भी मतलब पढ़ रहा है उसको क्या करेगा, साइलेंटली पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, या फिर मौन वाचन करेगा और वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। या फिर बी, स्पीक सॉफ्टली वाइल रीडिंग, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे मतलब हल्का से आवाज़ कर करके वो पढ़ेगा। सी नंबर, रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, यानी कि जो भी मतलब पैसेज में या फिर जो भी पैराग्राफ पढ़ रहा है वो तो क्या करेगा, एक एक लाइन को वो हाथ डाल डाल कर पढ़ेगा। ठीक है, या फिर डी, रीड अलाउड, यानी कि जो जो से पढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें आपको दो चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, एक ऑप्शन नंबर ए होगा और एक हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए रीड अलाउड, अलाउड क्या होगा, मतलब जोर से पढ़ना, जोर से पढ़ने से क्या होगा कि आप अगर जोर से पढ़ रहे हैं तो दूसरे भी इसमें क्या होगा, आपको दूसरों को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, रीड अलाउड कोई ठीक बात नहीं है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है बार बार क्या करेगा, इसमें पूरा साइलेंटली पढ़ेगा और बार बार क्या करेगा, उसको क्वेश्चन उसको पूछेगा। तो उसमें भी अगर कोई बच्चा अगर कोई एक लाइन पढ़ रहा है फिर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें वो खुद से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रन फिंगर्स ऑन एवरी लाइन एंड रीड, यानी कि जितना भी मतलब पैसेज में जो जो भी वर्ड है उसको अपना हाथ से मतलब उसको क्या करेगा, रख रख के उसको पढ़ेगा, ताकि मतलब वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और जो भी मतलब पढ़ रहा है वो अच्छी तरह से उसमें समझ पाए वो कि कौन सा लाइन वो पढ़ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैन बी डेवलप इजीली बाय, ठीक है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश जो है अगर आप बोलना चाहते हैं तो किस तरह से कौन से आप स्किल करेंगे, मतलब जो मतलब उसका मतलब क्या होगा, डेवलप होगा। देखिए ए नंबर, एंगेजिंग इन रीडिंग, बी नंबर, कनेक्टिंग इमोशनली,
सी नंबर फोकसिंग ऑन कॉन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, या फिर आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज दे लाइक। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है कि एंगेजिंग इन रीडिंग, यानी कि केवल वो पढ़ाई में ही केवल क्या करेगा, एंगेज रहेगा। ठीक है, तो केवल पढ़ाई में अगर एंगेज रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, कॉन्वर्सेशन वो ठीक तरह से कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें स्पोकन इंग्लिश करने के लिए क्या जरूरत है, अगर स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा दूसरों के साथ। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगा, रीडिंग खाली करने से कुछ होने वाला नहीं है। कनेक्टिंग इमोशनली करने की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें इमोशनली कुछ वर्ड ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आस्किंग देम टू टॉक इन एनी लैंग्वेज दे लाइक। देखिए इसमें एनी लैंग्वेज दे लाइक है, अब इसमें बात किया जा रहा है स्पोकन इंग्लिश का, और इसमें क्या कर रहा है, एनी लैंग्वेज बोल रहा है। तो एनी लैंग्वेज का अगर हम उपयोग करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोकसिंग ऑन कॉन्वर्सेशन स्किल लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि मतलब अगर आप कोई भी अगर चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरों के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई भी नया भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिएगा आप फिर से एक पैसेज आ गया होगा, अच्छा पैसेज बाद में देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, गुड राइटिंग स्किल कैन बी इम्प्रूव बाय, यानी कि जो अच्छी तरह से जो राइटिंग स्किल है, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड, यानी कि वो जो भी मतलब प्रैक्टिस करेगा वो अपने ही शब्दों के द्वारा वो प्रैक्टिस करेगा लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग देम कॉपी पेसेज, यानी कि जो भी पेसेज को देख रहा है उसको कॉपी कर ले, तो उसमें क्या होगा, राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा। फिर सी नंबर, डिक्टेटिंग टू देम। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग देम लर्न प्रिंटेड आर्टिकल एंड राइटिंग देम, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को जो भी लिखा हुआ आर्टिकल है उसको क्या लर्न करना पड़ेगा और उसी चीज़ को ही लिखने के लिए बोला जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, यानी कि इसमें अपना ही वर्ड से अगर कोई बच्चा अगर लिख रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल इसमें बढ़ेगा, क्योंकि उसमें क्या सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें विकसित होता है, और उसको आप अच्छी तरह से राइटिंग स्किल में आप उसको बदल सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रीड द प्रोज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो गद्य है, ठीक है, यानी कि जो भी पैसेज है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, फिर इसका आंसर अच्छी तरह से दीजिए। ठीक है, अब चलिए पहले हम इसका प्रोज को पहले पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग द चिल्ड्रन वांटेड टू डू एट द जू वाज टू राइड ऑन द एलिफेंट, यानी कि जब भी बच्चे जू जाते हैं तो उनका पहला सोच क्या होता है कि वे किस तरह से मतलब हाथी के ऊपर चढ़ाई करें। ठीक है, एलिफेंट्स सीम ऑकवर्ड क्रिएचर एज दे मूव हेविली अलोंग, यानी कि हाथी जो है पूरी इस दुनिया का एकमात्र ऐसा जीव है जो भारी भरकम है और जो है चल फिर सकते हैं। देयर लेग्स कवर्ड इन लूज फोल्ड्स विथ टफ स्किन, यानी कि उसका जो पैर है वो क्या है, मोटी चमड़ी से पूरा ढका हुआ है और उसमें झुर्रियाँ आ गई है। एंड देयर ट्रंक स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड इन सर्च ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी कि उनका जो सूंड है वो क्या करते हैं, वो एक पानी और खाने के तलाश में इधर उधर लहराते रहते हैं। ये था हमारा पैसेज। अब चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रंक, यानी कि जो उसका जो हाथी का जो सूंड है उसका क्या काम है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि देयर ट्रंक स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड इन सर्च ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यहाँ हमें मिल गया। अब चलिए पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर देखिए, टू मूव अवेकवर्डली, या फिर टू स्विंग साइड बाय साइड, या फिर टू सर्च फूड एंड ड्रिंक एंड टू शो टफ स्किन। तो क्या है, उसका सूंड का काम क्या है, टू सर्च फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए, राइट दी ऑपोजिट वर्ड हैविली, यानी कि हैविली का जो है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए, इजीली होगा, या फिर क्विकली होगा, या फिर लाइटली होगा, या फिर डिलिकेटली होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैविली का जो है ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लाइटली हो जाएगा। ठीक है, हैविली मतलब क्या होता है, भारी होता है, और लाइटली मतलब क्या होगा,
हल्का होना। तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश के हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट इसमें आएगा, हम CDP का लेख का जो क्वेश्चन है लेकर आएंगे, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन होगा। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।